हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत गंभीरता पूर्वक अपनी परीक्षा की तैयारी में लग गए होंगे। बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक, जी हाँ, कक्षा 12वीं मुख्य पाठ्य पुस्तिका आरोह का पहला पाठ कविता है, काव्यखंड से है। आत्म परिचय और एक गीत लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। बहुत ही कहते हैं ना, आत्म परिचय, अर्थात उन्होंने आत्मा के साथ यहाँ पर अपनी ही आत्मा का परिचय हम सबको दिया है। आत्मकथा भी कह सकते थे, परंतु आत्म परिचय के माध्यम से उन्होंने अपनी वेदना को, संवेदना को, सब कुछ हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ एक गीत में कवि ने बताया है कि ये वक्त कभी ठहरता नहीं है, इसलिए हमें आराम से ना चलकर वक्त के साथ चलना चाहिए। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में। हम करेंगे इसमें अपनी ही पाठ्य पुस्तक आरोह का पाठ पहला, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कवि जीवन परिचय के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे आत्म परिचय कविता की व्याख्या और साथ ही साथ एक गीत की व्याख्या। बहुत सही, तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। आइए चलते हैं सबसे पहले कवि परिचय की ओर। कवि हरिवंश राय बच्चन जी, जी हाँ, महानायक अमिताभ बच्चन जी इनके सुपुत्र हैं। आप भी जानते होंगे कि हाँ, कवि हरिवंश राय बच्चन जी अपने समय या आज तक कहा जाए तो वो महान कवियों में शामिल है। उनकी रचनाएं, उनकी कविताएं हिंदी साहित्य को एक बहुत ही अनूठा सा संदेश दे जाती हैं और हमें अपने मार्ग में आने हेतु प्रेरित भी करती हैं। जो भी बाधाएं, जो भी मुश्किलें आती हैं, उनसे लड़ने की प्रेरणा भी देती हैं कवि की परिचय। तो हम जानते हैं सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ। यह हिंदी कविता के उत्तर छायावादी काल के प्रमुख कवियों में से एक है। यहां पर लिखा है उत्तर छायावादी। तो क्या आपको पता है छायावाद या उत्तर छायावाद क्या होता है? देखिए, उत्तर छायावाद का अर्थ है छायावाद के बाद का समय। उत्तर छायावाद अर्थात छायावाद काल के बाद वाला समय। छायावाद काल क्या कहलाता है, चलिए बता देती हूं। छायावाद का अर्थ होता है अपने अंतर मन के भावों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रचना करना, जिसमें मुख्य 4 कवियों का नाम शामिल है। 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं: पंत, प्रसाद, वर्मा, निराला। पंत अर्थात सुमित्रा नंदन पंत, प्रसाद अर्थात जयशंकर प्रसाद, वर्मा अर्थात महादेवी वर्मा और निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 4 कवियों को छायावाद का आधार स्तंभ माना जाता है और यहाँ उत्तर छायावादी काल के प्रमुख कवियों में से एक है, अर्थात छायावाद के बाद का जो समय है उसमें कवि हरिवंश राय बच्चन जी को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है उन्होंने कविताएं लिखकर। तो मैं लाली वर्मा पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव एवं माता का नाम सरस्वती देवी था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कायस्थ विद्यालय से प्राप्त की, जहां इन्होंने पहले उर्दू और फिर हिंदी में अपनी शिक्षा ग्रहण की। देखिए, कवि ने उर्दू की शिक्षा और हिंदी की शिक्षा कायस्थ विद्यालय से ही प्राप्त की। आगे चलकर इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और अंग्रेजी से एमए किया, अर्थात हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में तीनों भाषाओं में इनकी समान पैठ थी, अर्थात समान पकड़ थी। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन जी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की, जिसके लिए इनके शोध का विषय था अंग्रेजी साहित्य के महान कवि W.B. ईट्स की कविताएं। जो पीएचडी, आपको पता है ना, पीएचडी जब करते हैं तो किसी एक विषय को लेकर रिसर्च किया जाता है। तो इन्होंने जो रिसर्च किया, रिसर्च को हिंदी में कहते हैं शोध। इनके शोध का विषय था अंग्रेजी साहित्य के महान कवि W.B. ईट्स की कविताएं। उन्होंने इनकी कविताओं पर पीएचडी की, ठीक है। 19 वर्ष की आयु में इनका विवाह श्यामा बच्चन जी से हुआ। 19 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ, किंतु कुछ वर्षों के पश्चात श्यामा बच्चन जी का एक गंभीर बीमारी के कारण देहांत हो गया। कुछ वर्षों के बाद बच्चन जी ने तेजी बच्चन जी से विवाह कर लिया। तेजी बच्चन जी के ही पुत्र अमिताभ बच्चन जी हैं।
हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन काल में बहुत सी कविताएं लिखी हैं, जिनमें से मधुशाला, निशा निमंत्रण, इनके नाम याद रखिएगा, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश। देखिए मधु 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 निशा, ठीक है। तो मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश इत्यादि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी 2 चट्टानों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1968 में उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार एवं एफ्रो एशियन सम्मेलन के कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सन 1968 में, ठीक है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण एवं सरस्वती सम्मान भी प्रदान किया गया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में बतौर हिंदी विशेषज्ञ के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। हरिवंश राय बच्चन पर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। सन 2003 में मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई। अपनी अनुपम रचनाओं से हिंदी साहित्य को एक अनूठा योगदान देने हेतु हम कवि हरिवंश राय बच्चन जी को हृदय से नमन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने अपना योगदान हिंदी साहित्य को प्रदान किया। और आज हम इनकी रचनाओं को पढ़कर अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को टकराने की जो कला है उसको सीख रहे हैं। कि आपने वो है ना एक इनकी वो अग्निपथ, बहुत अच्छी कविता है, वो भी हम पढ़ेंगे, कभी समय मिलेगा तो मैं सुनाऊंगी, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से जीवन में आने वाली बाधाओं से टकराने का एक हमें जोश या एक बल प्रदान किया है। चलते हैं आगे। अब ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, आत्म परिचय, यहां पर कवि ने अपना ही परिचय दिया है। आत्म परिचय अक्सर कहते हैं चलिए अपना इंट्रोडक्शन दो। जब भी हम छोटी क्लास में हो या किसी भी क्लास में हो या नए टीचर आते हैं तो वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं, तो हम अपना नाम बता देते हैं, क्लास बता देते हैं, और अधिक से अधिक जो टीचर पूछे कि पापा कहाँ क्या करते हैं, आपको क्या बनना है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सामने। तो यहाँ पर आत्म परिचय में कवि ने अपने ही जीवन से रिलेटेड या अपने जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं का या कुछ विशेष स्मृतियों को हमारे साथ साझा किया है। साथ ही साथ ये भी बताया है कि जो भी कवि रचना करते हैं, कवियों द्वारा जो भी रचनाएं की जाती हैं, हम सभी पाठक या जो भी श्रोतागण हैं उनको लगता है जस्ट कवि ने कल्पना की है, लेकिन उसके पीछे, कल्पना के पीछे उनकी भावनाएं, अनुभव और अनुभूति छुपी होती हैं। तो आत्म परिचय के माध्यम से भी कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने यहाँ पर अपने अनुभव और अनुभूतियों को हम सबके साथ साझा अर्थात शेयर किया है। प्रस्तुत कविता में कवि प्रकृति के दैनिक परिवर्तन के संदर्भ में प्राणी वर्ग के हृदय में चल रही उथल पुथल को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि वो अपनी वेदना या अपने परिचय देने के साथ साथ, देखो एक व्यक्ति से परिवार, व्यक्तियों से मिलकर परिवार, परिवार से मिलकर समाज और समाज से मिलकर राष्ट्र बनता है। तो हर एक व्यक्ति, अब व्यक्ति की सोच हो सकती है अलग, रंग रूप अलग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं, मुसीबतें, दुख सुख, ये जीवन के ऐसे पहलू हैं जो हर एक के जीवन में आते जाते रहते हैं। और बहुत सी ऐसी बातें रहती हैं जो हमें, कोई भी रचना हम पढ़ते हैं तो हम उससे लिंक कर पाते हैं, अपने आप को जोड़ पाते हैं। तो कवि ने इस कविता में यही बताया है कि जो उन्होंने वर्णन किया है वो कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि ये मेरी ही कविता हो, या फिर मैं अपनी वेदना को ही पढ़ रहा हूं, या अपने ही जीवन में घटित जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में देख रहा हूं। ठीक है, तो प्रस्तुत कविता में कवि प्रकृति के दैनिक परिवर्तन, क्योंकि प्रकृति में क्या होता है, परिवर्तन, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। किसी प्रिय विषय से मिलन का आश्वासन हो तो हमारे प्रयासों में गति आ जाती है। जब किसी से प्रिय विषय से मिलने का आश्वासन हो, मतलब जो हमारा मन पसंद हो, कुछ वो काम करने का हमें समय आ जाए या किसी से मिलने का अवसर आ जाए, तो हमारे काम करने की रुचि में 2 गुना मतलब आ जाता है, ऊर्जा भी आ जाती है और आनंद की अनुभूति भी होती है। ठीक है, यहीं पर दिया है, तो हमारे प्रयासों में गति आ जाती है, अन्यथा हम शिथिलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अर्थात हमारे जीवन में प्रेम का सबसे बड़ा योगदान है। प्रेम अर्थात मन में स्नेह, प्रेम, आदर, सबके साथ मधुर व्यवहार, ये मधुरता ही है जो जीवन में तरोताजा रखती है, ये मधुरता ही है जो हमें पॉजिटिव रखती है। कवि का मानना है कि दुनिया को जानना तो फिर भी आसान है, बिल्कुल दुनिया को जानना तो फिर भी आसान है, पर स्वयं को जान पाना उतना ही कठिन है।
और ये भी कहा गया है कि यदि हमने स्वयं को जान लिया तो समझिए हमने परमात्मा को पहचान लिया। क्योंकि अक्सर ये क्या करता है, वो क्या करता है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, उसमें उस उधेड़-बुन में व्यक्ति अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता है और अपने आप का जो घड़ा है वो खाली रह जाता है। समझे? इसलिए कहा है कि दुनिया को जानना तो फिर भी आसान है, आखिर हम क्या हैं। अब ये समझ में आता है कि हाँ ये हम हैं, लेकिन क्या हमने कभी हमारे लिए कोई कार्य किया? हम जॉब करते हैं परिवार के लिए, अच्छे से व्यवहार करते हैं दूसरों के लिए, हम अपने लिए क्या करते हैं? ये सब भी बातें मायने रखती हैं। तो कवि ने यही कहा है कि दुनिया को जानना तो फिर भी आसान है, लेकिन अपने आप को अर्थात स्वयं को जानना उतना ही कठिन। समाज व्यंग करता है, ताने कसता है, फिर भी मनुष्य समाज से अलग नहीं रह सकता। चाहे समाज में कैसा भी वातावरण क्यों ना हो, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और उसको समाज में तो रहना होगा। समाज के बीच उसे अपना अस्तित्व नजर आता है। बिना सामाजिक, कहते हैं ना कि बहुत से लोग होते हैं, अरे मुझे किसी की जरूरत नहीं है, बट इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। सिर से लेकर पैर तक हम दूसरों के ऋणी हैं। चाहे सुबह उठने से पहले, हम उठने के बाद जब हम ब्रश करते हैं तो जो ब्रश है, मंजन है, कपड़े हैं, सब क्या हमने निर्मित की? नहीं। जिस घर में, जिस आवास में हम रहते हैं, क्या वो हमने निर्मित किया? नहीं। तो ये कहना तो एकदम गलत है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूं। नहीं है, अकेला नहीं है, व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। सन 1940 में एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का नाम शायद चॉम्स्की था। तो उन्होंने ये प्रूफ करने के लिए कि हर एक व्यक्ति को, बालक को सामाजिकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, सामाजिकरण जरूरी है, सोशलाइजेशन जरूरी है। कुछ लोग कहते थे नहीं नहीं, व्यक्ति अकेला भी कहीं रहेगा तब भी आराम से सारी चीजें सीख लेगा। बट उन्होंने ये प्रूफ करने के लिए पता है क्या किया था, और ये वास्तविक है, कोई कल्पना नहीं है, कोई कहानी नहीं सुना रही हूं आपको। 1940 की ही बात है ये। उन्होंने अपनी ही छोटी सी बच्ची को, ठीक है, रख दिया एक गुफा में और उसके साथ रख दिया एक लोमड़ी को। ठीक है, लोमड़ी और बच्ची को गुफा में रख दिया, गुफा का बंद कर दिया दरवाजा, और सांस मांस आने जाने के लिए कुछ भी वहां से थोड़ा सा होल वगैरह कर दिया होगा और देते रहेंगे कुछ खाने पीने को। पता है क्या हुआ? कुछ महीनों बाद या 6 महीने बाद जब गुफा का दरवाजा खोला गया या उस बंद कमरे का दरवाजा खोला गया तो क्या हुआ? क्या हुआ बताइए? बिल्कुल जिस तरह से लोमड़ी चल रही थी 4 पैर पर, जिस तरह से झपटती थी लोमड़ी, दरवाजा खोलते ही उनकी बच्ची भी 4 पैरों पर चलकर आई और झपटी, जस्ट लाइक फॉक्स, लोमड़ी की तरह। तो उन्होंने ये प्रूफ किया कि देखिए समाजीकरण कितना जरूरी है। व्यक्ति समाज में रहकर ही सारी संस्कृति, सारे रीति रिवाज, व्यवहार, अपने मूल्य, सब कुछ समाज में रहकर सीखता है। तो मनुष्य समाज से अलग तो रह नहीं सकता। और फिर उसके बाद तुरंत ही निकलकर दोनों की मौत भी हो गई थी। तो उन्होंने, वैज्ञानिक ने प्रूफ करने के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। और ऐसे कई लोग हैं जो सबूत या समाज को यकीन दिलाने के लिए उन्होंने ये प्रूफ किया। कवि ने भी यही कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से अलग रहकर हम नहीं रह सकते और समाज के बीच ही उसे अपना अस्तित्व नजर आता है, और ये सही है। कवि कहते हैं कि दुनिया का और मेरा संबंध प्रीति कलह का है। दुनिया का संबंध मेरे साथ एक प्रीति कलह का है, मतलब मेरे अंदर में प्रेम भी है और करुणा भी है, थोड़ा उदास भी हूं मैं और विरह की वेदना में जला भी हूं मैं, क्योंकि उनकी पहली जो पत्नी थी उनका बीमारी से निधन हो गया था, जिसने कवि को बहुत ही मतलब तोड़ कर रख दिया था। बहुत उदासी उनके जीवन में आ गई थी। इस एक वाक्य में संपूर्ण कविता का सार छुपा हुआ है। कवि कहते हैं कि दुनिया का और मेरा संबंध प्रीति कलह का है। बस ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, आत्म परिचय, उसमें कवि ने उनका और दुनिया का संबंध ही बताया है। और प्रीति कलह, कलह मतलब लड़ाई झगड़ा, ठीक है। दुनियादारी को छोड़कर अपना जीवन यापन कर पाना संभव नहीं है। कवि को सांसारिक कठिनाइयों से तकलीफ तो हो रही है, पर वो इसी कष्ट में प्रसन्न है। संसार से मिलने वाले स्नेह या क्रोध का उन पर कोई असर नहीं होता। वो तो बस वही करते हैं जो उनके हृदय को स्वीकार है, जो उन्हें अच्छा लगता है। कवि ने यह ठान लिया है कि यदि हम किसी के जैसा बनने की कोशिश करेंगे तब भी उसमें हमारा अस्तित्व ही शून्य होगा, और यदि नहीं करेंगे कि अरे मुझे नहीं करना है, तो हम कहीं ना कहीं अपने मन में ईर्ष्या का भाव ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें अपने आप में सकारात्मकता बसाकर चलनी है।
कवि के लिए उनके दुखों का खंडर सुखों के महलों से कहीं ज्यादा सुंदर है। कवि की प्रवृत्ति संतोषी किस्म की है, मतलब वो सेटिस्फाइड है। वह हर आशा निराशा में प्रसन्न रहते हैं। कवि अपनी व्यथा, व्यथा मीन्स मन के दुख, क्रोध, गुस्सा, भावनाएं, जो भी इमोशंस हैं, सब कुछ अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं। समाज इन शब्दों को गीत समझकर उन पर झूमता और नाचता है। कवि ने यह भी कहा है कि जो मेरे दुख की बातें हैं, वेदनाएं हैं, उनको मैं लिख रहा हूं और लोगों को लग रहा है वाह वाह क्या रचना की है, मजा आ गया, जबकि कवि तो अपने मन के भावनाओं को व्यक्त करता है। चलिए कविता पढ़ते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, कवि के ही शब्द हैं ये। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किए करता हूं। अब देखिए यहां पर कवि ने वर्बली बता देती हूं, फिर मैं रीड करूंगी। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। कौन मुझसे क्या कहता है, कौन मुझे अच्छा कहता है, कौन मुझे बुरा करता है, कौन मुझे ताने देता है, कौन मुझे व्यंग करता है। कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो बस मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। कह रहे हो भैया कहो, लेकिन हाँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। तुम मुझे कोस रहे हो, तुम मुझे ताने कस रहे हो, कस दो, क्योंकि यदि तुम्हें इससे प्रसन्नता मिलती है, चलो भाई ठीक है। तुम्हें मुझ पर क्रोधित होकर प्रसन्नता मिल रही है, क्रोधित हो जाओ, मैं तो न्यूट्रल हूं। मैं फिर भी अपने मन में प्यार ही लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत, मतलब मेरे दिल के, मन के तारों को जिन्होंने झंकृत कर दिया। झंकृत यहाँ पर सकारात्मकता की ओर है, मतलब बहुत सुखद जिन्होंने बनाया, उन स्मृतियों की ही यादों को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। मैं मेरे मन में प्रेम और स्नेह को ही लेकर चल रहा हूं। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं। कौन मुझे क्या कह रहा है, कोई मुझे आवारा कहेगा, कोई पागल कहेगा, कोई दीवाना कहेगा, कोई बावरा कहेगा, कहना है तो कहते रहें, लेकिन मैं अपने मौजी, मस्त मौजी मन से चल रहा हूं। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, बहुत बड़ी बात की है उन्होंने, सिर्फ जग उनको पूछता है जो जग की गाते। अर्थात लोग बहुत से होते हैं जो पीठ पीछे तो कुछ और कहते हैं, मुंह पर कुछ और कहते हैं। अर्थात चापलूस व्यक्ति, चाटुकार व्यक्ति, जो आगे पीछे जी हजूरी करते फिरते हैं, अरे वाह वाह आप ये तो वो, तो लोग भी उन्हीं को पूछ रहे हैं। कहीं ना कहीं वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं। कहीं ना कहीं इस चेहरे के पीछे कौन सा दूसरा चेहरा छिपा हुआ है, कितने रंग हैं, बहुरंगी है व्यक्ति, पूरा मतलब मंच कला, नाटक कला बना के रखा है इसमें। फिर भी जग उन्हीं को पूछता है जो उनकी गाते, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी जी हजूरी करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, उनको तो जग पूछ रहा है। लेकिन मैं यदि किसी से सत्य कह देता हूं तो लोग मुझे ताने मारते हैं, लोग मुझे खरी खोटी सुनाते हैं। मैं अपने मन का गान किए करता हूं। मैं तो भाई वही करता हूं जो मुझे करना होता है। आइए पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता आत्म परिचय से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सांसारिक गतिविधियों एवं दायित्वों के बावजूद उनके जीवन में प्रेम भरा हुआ है, और जिसके मन में प्रेम है वो हमेशा संतुष्ट रहेगा। जैसे किसी ने उनके सितार रूपी मन को छूकर झंकृत कर दिया हो और उनके जीवन में संगीत भर दिया हो। यही संगीत उनके प्रेम भरे जीवन का और उनकी सांसों का कारण है। कवि आगे कहते हैं कि वो प्रेम रूपी मदिरा का सेवन किया करते हैं, मतलब प्रेम रूपी रसपान किया करता हूं। मैं प्रेम ही पीना चाहता हूं, प्रेम रूपी मदिरा पीना चाहता हूं। साफ साफ कवि ने कहा है, कौन मुझसे क्या कहता है, आई डोंट केयर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। वो संसार की परवाह नहीं करते हैं। संसार तो उनको पूछता है जो उनके द्वारा निश्चित किए गए मापदंडों पर चलते हैं। उसने कह दिया ऐसा करो, जी हजूर, ऐसा मत करो, जी हजूर, अभी दिन है भले ही रात है, जी हजूर, ये आम नहीं अंगूर है, जी हजूर। लोग उनको पूछते हैं।
संसार तो उनको पूछता है, उनके द्वारा निश्चित किए गए मानदंडों पर चलते हैं और उनका गुणगान करते हैं, परंतु कवि तो वो है जो अपनी मान्यताओं पे चलता है और केवल अपने मन की ही सुनता है। अगला पैराग्राफ है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। उर अर्थात हृदय, उर का अर्थ क्या होता है? हृदय। ठीक, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। उद्गार मतलब कुछ अच्छी बातें, कुछ दुख, बुरी, मतलब जो भी मेरे अंदर है, उमड़ रहा है, उसको लेकर मैं फिर रहा हूं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। हृदय लिख देती हूं मैं पूरा। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। कहीं पर विपत्ति है, कहीं पर बहुत अच्छा अच्छा भी तो है। मैं यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। मुझे दुनिया अच्छी नहीं लगती है, फिर भी मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं अपने मन में अच्छे अच्छे, मीठे मीठे, प्यारे प्यारे सपनों को संजोकर उन्हीं सपनों के सहारे जीवन जीता रहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कभी कभी मेरा हृदय दहक उठता है, ज्वालाएं आती हैं, कभी कभी लगता है, लेकिन फिर भी मैं नित्य निरंतर आगे ही बढ़ता रहता हूँ। उन दुखों को पकड़कर बैठकर रोता नहीं हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। सुख दुख, हंसी खुशी सब कुछ है, लेकिन फिर मैं भी उसमें जीवन में अपने आप में अच्छे से फिरता रहता हूँ। जब भव्य सागर तरने को नाव बनाए, जब भव्य मतलब बहुत विशाल, भव्य का अर्थ क्या होता है? विशाल, बड़ा, ठीक है, विशाल तो समझते हैं ना आप। भव्य का अर्थ होता है विशाल। जब भव्य सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। बस मैं अपने जीवन में अपने तरीके से जीता ही रहता हूं। यहां पर कवि ने यही बताया है। आइए पढ़ते हैं प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। बताइए पाठ्य पुस्तक का नाम? आरोह। वेरी नाइस। संकलित कविता आत्म परिचय से ली गई है। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहना चाहते हैं कि वो अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने रख देते हैं। उन्हें जो सुख और प्रेम रूपी उपहार मिले हैं उसे वो हमेशा अपने साथ रखते हैं और याद भी रखते हैं। उन्हें यह प्रेम विहीन संसार अधूरा लगता है कि क्या है, सब स्वार्थ में इस कदर लीन हो गए हैं कि प्रेम को सबने शून्य कर दिया है। और प्रेम किसको नाम दे दिया? मोह को। कुछ अच्छा लगा, हम प्रेम करते हैं तुमसे, वस्तु ये तो मुझे चाहिए। वो प्रेम नहीं है, वो कुछ दिन का है, वो छलावा है, वो मोह है। क्योंकि प्रेम तो अनंत होता है, प्रेम में कुछ चाहने की इच्छा नहीं होती है। प्रेम तो निस्वार्थ होता है, समर्पण होता है, तपस्या होती है, परमात्मा होता है। ठीक है, तो यहाँ कवि ने यही लिखा है कि उन्हें ये प्रेम विहीन संसार बिल्कुल अधूरा लगता है। प्रेम विहीन मीन्स प्रेम के बिना, ठीक है, अधूरा ही लगता है। इसलिए उन्हें ये संसार पसंद नहीं है, जहां हर समय छल कपट, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत ये भावनाएं दिखती हैं। यदि 4 लोग खड़े होंगे ना, यदि 2 लोग खड़े हैं तो किसी तीसरे की निंदा कर रहे होंगे, 3 खड़े तो चौथे की निंदा कर रहे होंगे। अरे प्रेम बरसा लो भाई, अच्छे से मधुर व्यवहार के साथ अपना जीवन बिता लो। इतना अच्छा लगता है कि बस सर्वत्र बहुत सुंदरता ही सुंदरता नजर आती है। तो उन्होंने क्या कहा कि जब ये प्रेम विहीन संसार है वो अधूरा है, इसलिए उन्हें ये संसार पसंद नहीं है। तो वो स्वयं एक सपनों का संसार लिए फिरते हैं जिसमें प्रेम की कल्पना है। ठीक है, ये संसार ऐसा है, तो अब मैं संसार को देख देख कर दुखी या रोना तो नहीं चाहता, तो मैं अपने सपनों का सुंदर सा प्रेम भरा संसार बना लेता हूं। वो अपने हृदय में प्रेम, अभिव्यक्ति और स्वच्छंदता रूपी अग्नि जलाए रखते हैं और उसकी तपिश में जलते रहते हैं। जीवन में चाहे सुख आए या दुख, वो तो बस अपनी ही रौ में मग्न रहते हैं और लोग उनको कुछ भी कहें इसकी वो परवाह भी नहीं करते हैं। यह संसार तो जीवन की आपदाओं से निजात पाने की कोशिश में लगा रहता है, किंतु कवि तो बस इस दुनियादारी रूपी लहरों पर मस्त होकर बहते रहते हैं, मस्त होकर बहते रहते हैं और ऐसे चलते रहते हैं जैसे कि बस जो हो रहा है उसको ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना। क्योंकि प्रकृति जो है वो अपने तरीके से ही चलती है, किसी के ऑर्डर पर नहीं चलती है। ठीक है, आगे देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। यौवन मतलब युवावस्था, एडोलेसेंस एज। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं।
कवि ने इन पंक्तियों में देखा है कि कहा है, बताने की कोशिश की है कि जो संसार है वो दुनिया में शिकायत, शिकवा, ईर्ष्या, नफरत, जलन ये लेकर चलता है, लेकिन मैं अपने जीवन में यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। मैं बस प्रेम 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 को लेकर चलता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। क्योंकि कवि के साथ वो यादें हैं जो उन्हें बहुत प्रिय थी, प्रेयसी का रूप भी दे सकते हैं इसमें। तो अब वो प्रेयसी नहीं है, तो उनकी यादों के सहारे कवि बाहर, मतलब जो मुझको बाहर हंसा, बाहर सबको मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर वो रुला रही हैं उनकी यादें, क्योंकि वो बिछड़ चुके हैं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। किसी ने सत्य जाना कि आखिर मैं क्या हूं। जो लोगों को दिखता है वही दिख रहा है, मेरे मन में क्या हो रहा है क्या किसी को पता है। नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूड ना क्या जग जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। बहुत बढ़िया अर्थ छिपा है यहाँ पर। कवि कहना चाहते हैं कि कुछ मूड है, कुछ मूर्ख व्यक्ति हैं, तो मैं ऐसा ज्ञान भुलाना ही पसंद करता हूं। यदि दुनिया इसी तरह की है तो मैं इस सत्य में जीना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि सामाजिक प्राणी हूं, रहना तो यहीं पड़ेगा, तो मैं अपने मन में बस प्रेम के जो यादें हैं उन्हीं के सहारे जीवन जीना चाहता हूं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ 1 आत्म परिचय से ली गई है, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उनके मन पर जवानी का पागलपन छाया हुआ है। यौवन अवस्था मतलब जवानी की अवस्था। उस पागलपन उदासी का भी छाया है। उस पागलपन पर उदासी का भी साया है। कवि को किसी प्रिय की याद सताती है। वो बाहर से तो वो काफी प्रसन्न दिखते हैं, परंतु अंदर से उसे वह याद व्याकुल कर जाती है। उसी याद में वो बाहर से हंसते नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर उनको वो रुला रही है याद, क्योंकि अब वो प्रेयसी उनके पास में नहीं है। कवि आगे कहते हैं कि सत्य जानने का प्रयास तो सबने किया, पर कोई आज तक जीवन सत्य नहीं जान पाया। सत्य क्या है? भौतिक वस्तुओं को ही मनुष्य ने सत्य में शामिल कर दिया, लेकिन सत्य क्या है इसको शायद कोई नहीं जान पाया। जहां पर समझदार लोग हैं, नादान लोग भी तो वही हैं। ऐसे लोग मूर्ख ही तो हैं जो सांसारिक भोग विलास के पीछे भाग रहे हैं। इस भौतिक वस्तु को ही सत्य समझकर बस उसी के पीछे 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 भागते जा रहे हैं। क्या है, किस तरह से जीवन जीना है, वास्तव में ये जीवन क्या है? ये जीवन सुंदर है, प्रेम है, रस भरा है, परमात्मा का दिया हुआ अनमोल उपहार है। आपस में मिलजुल कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। तो कभी ऐसे ही कहा है उन्होंने कि इसलिए तो मूर्ख हैं जो सांसारिक भोग विलास के पीछे भाग रहे हैं। कभी कहते हैं कि मैं अब तक सीखे गए ज्ञान को भूलना सीख रहा हूं और अपने हृदय की सुनना सीख रहा हूं। कि कभी ने जैसे संगति कहते हैं ना, जैसी संगति होती है प्रभाव भी वैसा ही हो जाता है। किसी ने कहा अरे ये ऐसा है, अच्छा तो वो ऐसा है, तू उससे बात मत कर, चल मैं नहीं करूंगा। अरे भाई तह तक तो जाओ, सच्चाई तक तो जाओ। अब हम सबको प्रभु ने बुद्धि दी है। किसी कहते हैं ना, कानों के होते हुए कच्चा होना, आंखों के रहते हुए अंधा होना और मुख की आवाज होते हुए गूंगा बनना, ये कहाँ का न्याय है? कान का कच्चा कभी नहीं होना है। किसी की कही कही बातों पर विश्वास नहीं करना है जब तक आप किसी की बात पर तह तक ना पहुंच जाओ। किसी भी सुनी सुनाई पर बातों पर तो यकीन नहीं करना। इसलिए कवि ने कहा है कि मैं भाई भूलना चाहता हूं उस ज्ञान को जो मैंने इस दुनिया से सीखा है। दुनिया स्वार्थ वाली दुनिया, दुनिया भौतिक वस्तुओं के आकर्षण में रमी हुई दुनिया, दुनिया ऐसी दुनिया जो हमेशा दूसरों में खामियां निकालती रहती है, दुनिया ऐसी दुनिया जो हमेशा उपेक्षा करती रहती है। इससे अच्छा तो मैं उस ज्ञान को भूल जाऊं, मैं नया ज्ञान अर्पण करूं या अर्जित करूं। ठीक है, तो मैं उस कल्पना रूपी संसार में ही खो जाना चाहता हूं जहां प्रेम है, जहां सत्य है, जहां निश्चलता की भावना है, जहां पवित्रता है। ठीक है, तो कवि ने यही कहा है। इन पंक्तियों के माध्यम से चलते हैं अगली पंक्तियों पर। मैं और जग और, देखो यहां पर 2 बार और आया है। मैं और जग और, क्या कहना चाहते हैं कवि? मैं और जग और, मतलब मैं कोई और ही हूं और जग कोई और ही है। मतलब मैं उस तरह का नहीं हूं जिस तरह की दुनिया है। जग मतलब दुनिया। मैं उस दुनिया की तरह नहीं बनना चाहता, मैं उस दुनिया की तरह नहीं होना चाहता। भले ही मनुष्य सामाजिक प्राणी है, लेकिन ये दुनिया जो है वो कई रंगी है। मन में कुछ और है, बगल में कुछ और है। कहते हैं ना,
मन में राम बगल में छुरी और बाबा तेरी नियत बुरी। किसके चेहरे के पीछे कौन सा चेहरा छुपा है कुछ नहीं जान सकते। तो कवि ने कहा कि भाई मैं और हूं और ये जग कुछ और ही है। कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। मतलब भौतिक वस्तु है, जिसके पास धन दौलत पैसा गाड़ी बड़े बड़े महल दिखेंगे ना, अरे लोग उनसे संबंध स्थापित कर लेते हैं। अर्थात यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास धन दौलत ऐशो आराम होंगे, पता है ये हमारे उनके उनके वो हैं, मतलब अर्थात रिश्तों में रिश्ते ढूंढ ढाड़ कर कहीं ना कहीं से उनसे रिश्ता बना लेते हैं। और जो वास्तविक रिश्ते हैं, यदि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो वो खून के रिश्ते होते हुए भी उनसे दूरियां बना लेता है। ये जग क्या है, इसी तरह का जग है। इसलिए कवि कहते हैं कि मुझे इस जग से कोई नाता नहीं रखना है। हाँ, मैं इस दुनिया में रहूंगा क्योंकि सामाजिक प्राणी हूँ, जंगल में जाकर तो रह नहीं सकता हूँ। तो ये कहना चाहते हैं कि जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव सुख संपन्नता के साधन, मैं प्रतिपक उससे उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं उस खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। ठीक है, मेरे मन में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सी वेदना है, मैं बहुत उदास हूँ, लेकिन फिर भी ऊपर से अपने आप को मस्त मौला की तरह एक ऐसा दिखाना चाहता हूँ, या लोगों को ऐसा भी दिखता हो कि अरे भाई ये बड़ा है, अकेला देखो कैसे खुश है। उन्हें क्या पता कि उनके मन में किस तरह का अंतर्द्वंद चल रहा है या किस तरह की वेदना है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मैं सबसे मधुर व्यवहार करता हूँ, लेकिन मेरे उस मधुर व्यवहार के पीछे कितनी वेदना है, कितनी करुणा है, कितना दुख है, वो किसी को नहीं दिख सकता। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, प्रसाद मतलब महल, प्रसाद मतलब महल, ठीक है। प्रसाद मतलब प्रसाद, जो भगवान को अर्पित हम करते हैं और ग्रहण करते हैं, और प्रसाद मतलब महल। तो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, अब जहां पर धन दौलत महल गाड़ी बंगला सब उसकी तरफ चले जाएंगे। अरे 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 क्या होगा, कोई धनी व्यक्ति है, अक्सर समाज में कहते हैं वो तो बहुत बड़े आदमी है। बड़े आदमी किससे आका जाता है, जिनके पास धन दौलत गाड़ी बंगला। अरे भैया, बड़ा आदमी कोई धन दौलत से नहीं बनता है, बड़ा आदमी तो व्यक्ति कर्मों से बनता है, नहीं तो खजूर के पेड़ जैसी हालत होती है। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ठीक है, तो मैं उस खंडर का भाग लिए फिरता हूं। मुझे नहीं चाहिए बड़े बड़े महल, मैं खंडर में रह लूंगा, लेकिन मुझे इस तरह का जीवन नहीं जीना जैसे दुनिया जीती है। प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक से ली गई है आत्म परिचय से। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते कि मैं कुछ और सोचता हूं, संसार में कुछ और ही चलता है, इसलिए मुझ में और संसार में कोई संबंध नहीं है ना। मेरी कल्पना का संसार तो कुछ और ही है, जिसे मैं रोज अपने सपनों में बनाता हूं और फिर मिटा देता हूं। पूरा संसार पृथ्वी पर धन संपदा जोड़ रहा है, अपना पूरा जीवन भोग विलास के पीछे लगा रहा है। ऐसी सांसारिक वस्तुओं से भरी धरती को मैं हर कदम पर ठोकर मारता हूं, जहां भोग विलास सुख संपदा सब जिसके कारण रिश्ते नाते ही टूट जाए, मैं उसको ठोकर मारता हूं। कभी कहते हैं कि मेरे आंसुओं में भी प्रेम है, ठंडे शब्दों में भावनाओं की तपिश है, क्रोध की आग भी है। कभी का मन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर जैसा हो गया है, फिर भी वह उसे राजा महाराजाओं के महलों से कहीं बेहतर मानते हैं। उस खंडर के एक हिस्से को कवि ने अपने सीने से लगाए फिरा है। मतलब वो उस खंडर को भी, भले ही वो अब उनके पास वो प्रेम नहीं है, वो प्रेमिका नहीं है, फिर भी उनकी यादों को वो अपने साथ लिए फिरता है। और जो भौतिक वस्तु है, जो झूठ है, असत्य है, उससे वो दूर रहना ही पसंद करते हैं। देखिए अगली है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं दीवानों का एक वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, यदि मैं मेरे आंसू भी आए तो तुम्हें क्या लगा कि वाह वाह क्या कवि ने कल्पना की है, क्या गाया, इरशाद इरशाद।
वाहवाही करने लगेंगे, जबकि मैं अपने मन की दुख को, अपनी पीड़ा को इन पंक्तियों के माध्यम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन आपको लग रहा है कि क्या तो रचना की है, मान गए भाई, जय हो गुरु, बहुत तरह के कमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद पढ़ाना, उसी बीच मैं बिलख बिलख कर रोने लगा, तो तुमने कहा अरे वाह क्या रचना की है भाई, मजा आ गया। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक दीवाना, मैं इस दुनिया का ही एक दीवाना हूं, और आपके अपने मन के जो भाव हैं, अपने मन के जो विचार हैं, बस उन्हीं को तो लिखा है मैंने। और किसी को लगता है कि ये कवि हैं, इन्होंने तो कविता की रचना कर डाली, ये कवि का बड़प्पन है जो यहाँ पर उन्होंने कहा है। मैं दीवानों का एक वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मैं वही दीवाना हूँ, मैं प्रेमी हूँ, मैं पागल हूँ, और मेरे अंदर जो प्रेम की ज्वाला है वो निशेष है, जो कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, जो सबको खुश कर दे, जो सबके मन को भा जाए, मैं ऐसा ही एक संदेश हमेशा अपनी कविताओं में लेकर फिरता हूँ। आइए पढ़ते हैं। इसमें रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि प्रेम में निराशा की पीड़ा से मेरा मन व्याकुल होकर रोता है। प्रेम की व्याकुलता, प्रेम की वियोग, उससे व्याकुल होकर मेरा मन रोता है, अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोता है, और समाज उसे केवल एक गीत मान बैठा है। मैंने तो अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से पिरो दिया, और सबको क्या लगता है कि क्या रचना हुई है, बहुत अच्छी रचना हुई है। ठीक है, मेरे मन की व्यथा जब कविता के माध्यम से बाहर आती है तो संसार उसे मात्र एक छंद मान लेता है, जबकि वो तो मेरी भावनाएं हैं, वो तो सच्चाई है। मैं तो बस एक दीवाना हूं जो प्रेम में अपनी सुध बुध खो बैठा हूं, और अपने मन की व्यथा को गीत के माध्यम से व्यक्त कर रहा। तो फिर ये समाज मुझे कवि क्यों मान बैठा है? ये समाज मुझे केवल एक दीवाने के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करता? वो स्वीकार क्यों नहीं करता कि मैं मात्र एक दीवाना हूं, मैं प्रेमी हूं, मेरी प्रेमिका से मेरा बिछोड़ हो गया है? तो फिर भी कवि कहना चाहते कि वो मुझे दीवाना है मानकर स्वीकार क्यों नहीं करता? वो कवि मान लेता है मुझे। मैं तो दीवानों की तरह फिरता हूँ, मेरे जीवन में जो मदहोशी शेष रह गई है उसे ही लिए घूमता हूँ, जिसको सुनकर संसार झूमता है, नाचता है, गाता है। मेरी मदहोशी है जिसको दुनिया गीत समझ बैठी है। मैं तो बस अपनी मदहोशी का संदेश लेकर घूमता हूँ, जिसको दुनिया समझती है कि मैं क्या रचना करता हूँ, जबकि ये तो मेरी मन की वेदना है, ये तो मेरे मन का प्रेम है, ये तो मेरे अनुभव हैं, जिनको मैंने पंक्तिबद्ध कर दिया है, और दर्शकों को या श्रोताओं को लगता है कि क्या रचना करते हैं, मेरी वाह वाह की जाती है। कभी मैं कविता में कहते कहते रो पड़ता हूँ या फूट पड़ता हूँ तो कभी उनको लगता है कि कितने अंदर, क्या बात है भाई, देखो कितने अच्छे से कविता लिखी। लेकिन ये तो मैं अपने मन के ही भावों को उद्गार कर रहा हूँ, मैं व्यक्त कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। एक पहला पार्ट है हरिवंश राय बच्चन द्वारा ही रचित है, जिसमें पहला हमने पढ़ लिया है आत्म परिचय। ठीक है, पढ़ लिया ना। अब इसी में एक और पोयम है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। समय यूं फिसल जाता है रेत की तरह, यदि हम मुट्ठी में रेत को लेंगे तो वो हमारे पास नहीं रह जाती, धीरे धीरे जब देखेंगे तो मुट्ठी खाली की खाली। तो ये जो समय है वो 24 घंटों का है। इन 24 घंटों में हमें कितना काम करना है, उन 24 घंटों को हमें कितना मूल्यवान बनाना है, ये हम पर निर्भर करता है। ठीक है, ड्राइंग पर मत जाना भाई, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, चलो क्लियर कर देते हैं इसको। तो हो जाए न पथ में रात कहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जा रहा हूं, उस लक्ष्य की प्राप्ति में यदि कोई बाधा आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, तो मैं वहीं थक हार कर बैठ जाऊं और सोचने लगूं कि अब ना हो पाएगा मुझसे, ये ना हो पाएगा मुझसे। नो, अपने आप को हमेशा जागृत अवस्था में रखना है, अपने विल पावर को हमेशा एकदम चौकन्ना रखना है। ठीक है, ये सोच थका दिन का पंथी, कभी कभी ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो रात हो जाए, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, और दिन जल्दी जल्दी ढल भी जाता है।
कवि कहना चाहते हैं, बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ 1 कविता से ली गई है, जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। रचयिता है हरिवंश राय बच्चन जी, और ये जो गीत है वो निशा निमंत्रण से उद्धृत है। निशा निमंत्रण कवि की ही एक रचना है और इसी से इनकी ये कविता ली गई है। क्लियर? इन पंक्तियों में कवि जीवन यात्रा को पथ कहकर संबोधित करते हैं। जिस प्रकार सूर्योदय के बाद सूर्यास्त निश्चित है, उसी प्रकार जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, सुख के बाद दुख निश्चित है, खुशी के बाद गम भी निश्चित है। हर क्षण जीवन ढलता रहता है। इस जीवन यात्रा में यात्री दिन ढलने से पहले अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहता है, और इस तरह की ये जीने की इच्छा है, जिजीविषा है, वो हमेशा अपने मन में रहना चाहिए कि यस, मुझे काम करना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अर्थात सारी सुख सुविधाएं और जिम्मेदारियां पूरी कर लेना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे एक पंछी दिन ढलने से पहले अपने घोंसले तक लौट जाना चाहता है। देखिए आगे है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जैसे ही सूर्य अस्त होने वाला होता है, जैसे ही दिन डूबने वाला होता है, पंछी, पशु पक्षी सब, जैसे पशु, आपने गोधूली बेला सुनी होगी ना, जब संध्या का समय रहता है तो जो भी पशु हैं, जो भी पालतू पशु हैं, अपने घरों की ओर लौटने लगते हैं, पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगते हैं। तो जैसे ही लगता है कि सूर्यास्त होने लगा, ये प्रकृति का चित्र है, उनको किसी ने फोन नहीं किया कि चलो आ जाओ घर, शाम होने वाली है। अब हम जो बुद्धिमान प्राणी हैं, उनको फोन करके कहा जाता है कि अरे भैया रात हो गई, घर आ जाओ, जबकि वो अबोध ही कहेंगे ना, उनके पास बुद्धि है ना वाक शक्ति है, फिर भी वो दिन ढलते ही, शाम होते ही अपने अपने घरों की ओर अपने आप आ जाते हैं। कितना अच्छा है ना ये, कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसको याद दिलाना पड़ता है कि तुम्हें क्या करना है, जबकि पशु और पक्षियों को अपनी जो रूटीन है वो याद रहता है। तो कवि कहना चाहते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ मतलब घोंसला, ठीक है, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों की भरता कितनी जंजलता है। कहीं भी होंगी चिड़ियां, और जैसे ही शाम होने वाली होती है, तुरंत अपने परों में 2 गुनी ऊर्जा के साथ वो अपने घोंसलों की तरफ आती हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके छोटे छोटे से बच्चे झांक रहे होंगे घोंसलों से कि मम्मी आ रही होंगी, कुछ खाने को ला रही होंगी। तो वो उनके ये जो बच्चों की चाहत है, वो उनके मतलब उड़ने की उसमें और ऊर्जा देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि समय तो कभी नहीं रुकता। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक संकलित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है से ली गई हैं। पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित हैं। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि जब पक्षी दाना चुनने को जाते हैं, तब वह अपने बच्चों को घोंसले में ही छोड़ जाते हैं। तब बच्चे उसी प्रतीक्षा करते हैं कि वो दिन ढलने से पहले दाना लेकर वापस आ जाएंगे और हम फिर पेट भरकर दाना खाएंगे। इसी प्रतीक्षा की कल्पना मात्र से पक्षियों के पंखों में कितनी चंचलता आ जाती है। पक्षियों के अपने बच्चों की चिंता सताती है कि वो घोंसलों तक झांक झांक कर उनका इंतजार कर रहे होंगे। इसी प्रकार संसार भी अपनी जिम्मेदारियां जीवन ढलने के पहले पूरी कर लेना चाहता है, और ये जरूर, ये जो चाहत है, ये जो कामना है, ये जो इच्छा है, वो हमारे मन में हमेशा रहनी चाहिए। नहीं चलो कर लेंगे, नो, करना है, समय पर पूरा करना है। विद्यार्थी जीवन सबसे अनमोल जीवन होता है। इसी जीवन काल में हम अनुशासन का महत्व सीखते हैं, और जिस तरह से इस जीवन काल में हम अपने आप को निर्मित कर लेते हैं, अपने पेरेंट्स की सहायता से, अपने शिक्षकों की सहायता से, अपनी बहुत अच्छे पाठ्यक्रम की सहायता से, तो वो हम जीवन पर्यंत उसी तरह से बने रहते हैं। ठीक है, अगला है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि पुनः कहते हैं कि चिड़ियों के तो बच्चे उसकी प्रतीक्षा में हैं, और चिड़िया तो यह सोचकर चंचलता के साथ जल्दी 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 उड़कर अपने घोंसलों की तरफ जा रही है कि उसका बच्चा इंतजार कर रहा होगा, उसे दाना देना है मुझे। लेकिन कवि कहते हैं कि भाई मैं कैसे हूं चंचल, मैं किसके हित हूं चंचल, अर्थात मैं किसके लिए घर जाऊं जल्दी, मैं किसके लिए आगे बढ़ूं, क्योंकि जो मेरा था वो तो अब मेरे पास ही नहीं है। तो मैं कैसे चंचलता अपने मन में लाऊं, मैं किस तरह से आगे जाऊं।
यह प्रश्न शिथिल करता पद को। बस यही सवाल मेरे कदमों में शिथिलता ला देता है, मतलब ढीलापन ला देता है कि मैं क्या करूँगा, आखिर क्या करूँगा। भरता उर में विह्वलता है और मेरा दिल, हृदय, उर मतलब हृदय, फिर से इसी उसमें चला जाता है। थोड़ा सा दुखी भी हो जाता हूँ मैं, उदास भी हो जाता हूँ कि चलो ठीक है, जाना तो है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन तो कभी रुकेगा नहीं, समय तो कभी रुकता नहीं है। कवि कहना चाहते हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने अपने हृदय में बसी पीड़ा को व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उसका इंतजार कर रहा हो, उससे मिलने को तड़प रहा हो। ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए वो इन पक्षियों की तरह मेहनत करे। यह सोच सोचकर कवि का मन विचलित हो उठता है और उसके कदम ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि आगे बढ़ने की चाह तभी होती है जब कोई हो। अब कवि कहते हैं कि मेरा कौन है जो मेरा इंतजार कर रहा है। चिड़िया के तो बच्चे हैं और लोगों के भी कुछ लोग अच्छे हैं, लेकिन उनकी जो प्रेयसी थी या जो उनकी प्रेमिका थी, ये एक और कविता में कवि ने साफ साफ कहा है कि उनकी पत्नी का असमय निधन होने के कारण वो बहुत दुखी थे। उनकी वेदना को उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। तो यही उन्होंने बताया कि आखिर मैं किसके लिए, मतलब मेरा इंतजार कौन कर रहा है जो मेरे मन में चंचलता भर देगा। तो क्यों मैं आखिर किसके लिए जाऊं जल्दी। इसलिए उनके कदम ढीले पड़ जाते हैं और शिथिलता के साथ वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे तो बढ़ना होगा, जीवन है तो चलना होगा और कठिनाइयों से भी लड़ना होगा। इसी तरह से जीवन में कई परेशानियां आती हैं और आएंगी ही कभी भी। जैसे अभी आप विद्यार्थी हैं, माता पिता की छत्रछाया में हैं, बच्चे हैं, आगे बढ़ेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आएंगी, फिर समझ में आता है कि ओहो कठिनाइयां, परेशानियां। सो प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी तरह की कठिनाइयों से आपको परेशान नहीं होना है, हार नहीं मानना है। जीवन है तो संघर्ष है, आगे बढ़ेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे। इसी तरह से ये रहा हमारा व्याख्यान। आशा करती हूँ आप सभी ने आत्म परिचय और एक गीत जो कविता है उसको बहुत अच्छे से सुना होगा, समझा होगा। समझने के साथ साथ कवि क्या शिक्षा देना चाहते हैं वो भी आपने अपने मन और मस्तिष्क में बसा लिया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हर एक विषय के वीडियोस आप देखिए और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी देखिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। इसी तरह की शुभकामनाएं हमारे साथ, हम आपको हमेशा देते रहेंगे, आपके साथ शुभकामनाएं रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।